ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल्स रख दी। रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगीं। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन दोनों लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था
ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना, और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। ये कहानी 1992 अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था। पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी,
पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। द बाथ गेम। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि एक गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टैप की तरफ मुंह करके बाथ टब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना, और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गईं? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह
दारुमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारुमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरामे ये शब्द चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। पर लारा, जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गई। पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारुमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारुमा सान उतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरामे तोरामे, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारुमा सान से बचते हुए तोरामे तोरामे चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारुमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारुमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती, तो दारुमा सान वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका ये पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा तो दारुमा सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सान की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी, जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा, जिसमें दारुमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ओइजा बोर्ड। कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा डरावना है। ये कहानी दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की है जिसे वो अपनी लाइफ के सबसे खतरनाक केसेस में से एक मानते थे, द डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग। टेड और एलन डोनोवन अपने बच्चों के साथ रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक अच्छी लोकेलिटी में एक आम सा दिखने वाला घर। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था
पर 19 साल की पैटी डोनोवन को नई लोकेलिटी में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैटी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड उस पर और उसके छोटे भाई पर बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी एक उइजा बोर्ड घर में ले आई। उइजा बोर्ड एक खतरनाक गेम था जिससे आत्माओं से बात की जा सकती थी। पैटी ने उइजा बोर्ड से पूछा कि क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है, तो उइजा बोर्ड का प्लैंचेट तेजी से यस पर चला गया। पैटी ये देखकर और क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। पैटी को पता चला कि वो आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। पैटी ने उससे पूछा कि क्या वो उसका फ्रेंड बनेगा, जिस पर उस लड़के की आत्मा ने यस में आंसर दिया और वो प्लैंचेट BOYFRIEND यानी बॉयफ्रेंड पर चला गया। फिर वो आत्मा पैटी की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि पैटी दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे हर रोज पैटी उससे बात करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। और फिर एक दिन पैटी ने उस आत्मा को उसके सामने आने के लिए कहा। जैसे ही ये हुआ, पैटी के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लैंचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद डोनोवन फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। घर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, दीवारों के अंदर से जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी पाइप या पड़ोसी की नहीं थीं, बल्कि फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर से उनसे कुछ कह रहा हो। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तो दीवार पर लगी फोटो अचानक नीचे गिरकर टूट गई। अगली सुबह जब मिसेस एलन डोनोवन उठी तो घर की लगभग सभी दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उन्हें रात भर बैठकर स्क्रैच किया हो। साथ ही घर में एक बेहद अजीब सी सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू आई और फिर अचानक चली गई, जैसे कोई किसी मरे हुए जानवर को एलन के सामने से लेकर गया हो। धीरे धीरे वो स्मेल पूरे घर में सारे फैमिली मेंबर्स को आने लगी थी। चाहे खिड़की खोल लो या एग्जॉस्ट चला लो या फिर परफ्यूम छिड़क लो, वो गंदी बदबू उनके घर से जा ही नहीं रही थी। उस दिन टेड डोनोवन जब बाथरूम गए तो उनके होश उड़ गए। नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकल रहा था। उन्होंने फौरन प्लम्बर बुलाया और पाइप्स चेक करवाए। प्लम्बर के हिसाब से वो पुराने पाइप्स की जंग का लाल रंग था। उस समय तो प्लम्बर उसे ठीक करके चला गया, लेकिन फिर ये बार बार होने लगा और घर में हर एक मेंबर के साथ होने लगा। घर के हर नल से वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। अब तक जो बस आवाजें और बदबू थीं, वो धीरे धीरे और खतरनाक चीजों में बदलती जा रही थीं। मार्च 31, 1974 की रात सब फैमिली मेंबर्स ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे जब पूरे कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और टीवी अपने आप बंद हो गया। एक 6 फुट लंबा 100 किलो भारी ड्रेसर जमीन से हवा में उठा और घूमने लगा। कुर्सियां और तस्वीरें हवा में तैरने लगीं। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था और घर में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। टेड डर के मारे पूरी फैमिली को लेकर होटल में रहने चला गया, लेकिन वहां भी लाइट्स जलबुझ होने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिस वजह से होटल मैनेजर ने उन्हें निकाल दिया। जब वो वापस घर आए तो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। घर के कालीन और बिस्तरों पर क्लीनिंग फ्लूइड्स, शराब और परफ्यूम गिरा हुआ था और दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थीं। पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से गुर्राने और चीखने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो टेड डोनोवन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने कई खतरनाक हॉन्टिंग के केसेस सॉल्व किए थे। एड और लॉरेन जब डोनोवन फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा
कि वहां का माहौल दम घोटने वाला है। एड वॉरेन ने दीवार पर 2 बार नॉक किया तो जवाब में एड को दीवार से भी 2 बार नॉक की आवाज आई। घर में वो गंदी बदबू अब भी आ रही थी और नल से अभी भी वही लाल गाढ़ा पानी निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लरेन को पैटी के कमरे के पास एक बड़ा सा काला साया हवा में फ्लोट होते हुए दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और लरेन उसे देखते ही बहुत कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई उससे उसकी एनर्जी खींच रहा हो। तभी वहां एड आ गया और वो साया गायब हो गया। घर में बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक काले साए को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा है, बल्कि मिसेस डोनोवन ने भी कई बार उस काले साए को किचन में महसूस किया है। वॉरेन्स ने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स शुरू कर दिए, लेकिन जब भी वो प्रेयर्स और रिचुअल्स स्टार्ट करते, घर की दीवारों में जोर जोर से ठक ठक शुरू हो जाती। उनकी कैंडल्स और दिए अपने आप बुझ जाते। वो जो भी आत्मा थी वो नहीं चाहती थी कि वॉरेन्स वहां पर हों। हमले बढ़ने लगे। एक रात जब मिसेस डोनोवन सो रही थीं, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। जब लाइट जलाई गई तो उनकी छाती पर खरोचों के निशान थे। वॉरेन समझ गए थे कि यह सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का मतलब था कि वहां कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक डिमोनिक, एक शैतानी शक्ति है जो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लरेन ने यह भी बताया कि यह आत्मा इस घर से अटैच नहीं है, इसलिए वो होटल में भी उनके पीछे आ गई। साथ ही लरेन ने यह भी कहा कि यह आत्मा अपने आप नहीं आई है, बल्कि इसे घर के किसी मेंबर ने खुद इनवाइट किया है। और तब पैटी ने सबको उइजा बोर्ड के बारे में बताया। वॉरेन्स को समझ आ गया था कि वो आत्मा किसी टीनेज लड़के की नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक एंटिटी की है, जो पैटी से झूठ बोलकर उसे मैनिपुलेट कर कर उनकी लाइफ में घुसाई है। एग्जॉर्सिज्म ही इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका था। एड वॉरेन ने चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी। जब प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तो डोनोवन फैमिली का घर किसी जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, दीवारें हिलने लगी, अजीब आवाजें आने लगी और कई खिड़कियां अचानक टूट गईं। उस समय पूरे परिवार ने वही काला साया देखा। वो उनके सामने आ गया था और बेहद भयानक लग रहा था। अचानक पैटी हवा में उड़ने लगी। वो काला साया पैटी में समा गया और पैटी की आंखें लाल हो गईं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म हुआ, पैटी दर्द में चीखने लगी और फिर वो एकदम से उड़ती हुई 5 फीट दूर दीवार पर जाकर लगी और बेहोश हो गई। घर में एकदम से सारी आवाजें बंद हो गईं। नलों से पानी साफ आने लगा। जब पैटी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। आज भी डोनोवन फैमिली का वो घर वहीं खड़ा है। नए लोग वहां रहते हैं, पर जिन लोगों ने उस डर को जिया, उनके लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको भी ऐसी कहानियों से डर लगता है तो याद रखिए, कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। आपने कई हॉरर गेम्स के बारे में सुना होगा, ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, बाथ गेम, मगर क्या आपने कभी एक मैक्सिकन हॉरर गेम सारा सरिता के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की कहानी के बाद आप इस गेम के बारे में जान तो जाएंगे, पर खेलने की हिम्मत शायद कभी नहीं करेंगे। लियम एक 14 साल का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में रहता था। लियम अडॉप्टेड था और उसके असली मां बाप बहुत गरीब थे और इसलिए कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने लियम की जिम्मेदारी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली को सौंप दी। लियम अपनी नई फैमिली के साथ 4 साल से रह रहा था। उसके नए पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर उनका रॉजर नाम का एक और बेटा भी था जो लियम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लियम से 2 साल बड़ा था और बात बात पर लियम को तंग करता रहता था। एक रात लियम और रॉजर घर पर अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉजर ने अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करने का फैसला लिया। लियम ने उससे ऐसा करने से काफी बार मना किया,
मगर रॉजर नहीं माना। लियम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लियम को हॉल से बहुत जोर से गाने बजने की आवाज आई। इसके साथ ही उसे बहुत सारे लोगों के आने की भी आवाजें आने लगी। वो समझ गया था कि रॉजर ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया है। लियम ये सब इग्नोर करके अपने रूम में ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वहां रॉजर खड़ा था। उसने लियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और उसको पार्टी में आने के लिए कहा। पहले तो लियम को समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर अचानक से उसके साथ अच्छा बिहेव कैसे करने लगा था, मगर लियम खुश होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कुछ बच्चे पार्टी में डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी रॉजर आया और लियम का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। वहां जाते ही लियम ने देखा कि रॉजर के रूम की लाइट्स ऑफ थीं और उसके कमरे में बस कुछ कैंडल्स जल रही थीं। उसके रूम में उसके कुछ दोस्त पहले से ही थे। रॉजर के दोस्त लियम को देखकर हंसने लगे, मगर तभी रॉजर ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और वो अपनी हंसी छुपाने लगे। लियम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर उससे क्या चाहता था, इसलिए उसने रॉजर से सीधा सीधा पूछ लिया। तभी रॉजर की एक दोस्त एमा आगे आई और उसने लियम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। लियम को लगा कि शायद रॉजर के दोस्त उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, इसलिए वो तुरंत मान गया। रॉजर के कुछ दोस्त बेड पर बैठ गए और रॉजर खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। एमा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकाला और उसमें से 2 कॉइन्स निकाले। उसने लियम से कहा कि अभी वो जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम था सारा सरिता। इस गेम में वो सारा सरिता नाम की 2 आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। उन्होंने लियम को डराते हुए कहा कि वो सारा सरिता की आत्माओं से जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सहमे हुए लियम ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। एमा ने फिर लियम को गेम्स के रूल समझाए और कहा कि जब कॉइन्स के 2 हेड्स आएंगे उसका मतलब होगा यस, और जब 2 टेल्स आएंगे तो वो होगा नो, और जब 1 हेड्स और 1 टेल्स आएगा तो वो होगा मे बी या शायद। इसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया। एमा ने एक कॉइन लियम को दिया और एक कॉइन अपने पास रखा। फिर एमा ने आंखें बंद करके बोला, सारा सरिता कैन वी प्ले योर गेम, यानी सारा सरिता क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं। इसके बाद एमा और लियम दोनों ने एक साथ कॉइन्स को ऊपर उछाला और दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, जिसका मतलब था यस। दोस्तों, हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो पर नई स्टोरी आ चुकी है, जिसमें एक तांत्रिक को एक लड़की के मर्डर के लिए पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उस तांत्रिक के मुताबिक एक चुड़ैल ने उस लड़की का मर्डर किया होता है। देखिए इस केस के पीछे का सच हमारी नई स्टोरी ब्लैक मैजिक मर्डर मिस्ट्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। मतलब सारा सरिता ने एमा और लियम को अपना गेम खेलने के लिए परमिशन दे दी थी। एमा ने लियम से अपना क्वेश्चन पूछने को कहा तो हड़बड़ाते हुए लियम ने पूछा, सारा सरिता क्या तुम सच में यहाँ हो। उन दोनों ने फिर से कॉइन्स उछाले और फिर से दोनों ही कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद लियम अगला सवाल पूछने ही वाला था कि रॉजर के बेड के नीचे से सफेद चादर ओढ़े एक बच्चा क्रॉल करता हुआ निकला और लियम पर कूद गया। लियम के हाथ से डर के मारे वो कॉइन छूट गया। घबराहट के मारे लियम वहीं गिर गया और रोने लगा। तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे और रॉजर और उसके सारे दोस्त लियम को रूम में लॉक करके वहां से चले गए। लियम उठा और अपने आंसू पोंछकर वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लियम उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसे दोबारा वैसी ही आवाज आई, मगर इस बार वो दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी। अचानक ही महसूस हुआ कि हॉल में बिल्कुल शांति हो चुकी है। लियम आगे बढ़ा और उसने डोर नॉब घुमाया। जो दरवाजा अभी थोड़ी देर पहले तक लॉक था वो आसानी से खुल गया। जब लियम कमरे से बाहर निकला तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो सभी बच्चे जो पार्टी में आए थे
वो हॉल में स्टैचू बनकर खड़े थे। उन सभी के ऊपर सफेद रंग की चद्दर डली हुई थी और उनकी आंखों, मुंह और कान से खून बह रहा था, जो उनके ऊपर पड़ी सफेद चादर पर भी लग चुका था। कांपता हुआ लियम बार बार रॉजर को आवाज देने लगा। तभी स्टैचू की तरह खड़े वो बच्चे एक तरफ शिफ्ट हो गए और लियम ने देखा कि उनके पीछे सोफे पर कोई बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे पर भी सफेद चादर पड़ी हुई थी। लियम उस बच्चे के करीब गया और उसने चादर धीरे से हटाई। लियम के दिल की धड़कनें रुक सी गईं जब उसने देखा कि सोफे पर रॉजर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। तभी लियम को अपने नाम की आवाज दोबारा आई। वो जैसे ही मुड़ा, वहां दो लड़कियां खड़ी थीं जो कि बहुत डरावनी लग रही थीं। देखते ही देखते वो लड़कियां जमीन पर उल्टी होकर लियम की तरफ क्रॉल करती हुई आने लगी। लियम को अचानक से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब लियम की आंख खुली तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। रॉजर उसके बेड के पास ही खड़ा था। लियम ने रॉजर से बहुत ही डरते हुए कहा कि सारा सरिता उसे लेने आ रही है। लियम रॉजर को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताने लगा, लेकिन रॉजर को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और वो लियम का मजाक उड़ाने लगा। तभी लियम को दोबारा किसी ने पुकारा। लियम अपने बेड से उठा और अपने रूम के शीशे की तरफ देखने लगा। उसे वही दो डरावनी लड़कियां अपने शीशे में नजर आ रही थीं। उन्हें देखते ही लियम का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं और उनमें से खून बहने लगा। रॉजर ने अपने पेरेंट्स को फोन किया, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, लियम की सांसें बंद होने लगीं। अपने भाई लियम की मौत के बाद रॉजर के दोनों पेरेंट्स बहुत दुखी थे। उन्होंने रॉजर से बार बार पूछा कि उस रात लियम के साथ उसने क्या किया था, लेकिन रॉजर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस रात सारा सरिता नाम का एक हॉरर गेम खेला था। रॉजर भी लियम की मौत से बहुत ज्यादा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियम अचानक से कैसे मर गया। उसे डर लगने लगा था कि जो गेम वो लियम का मजाक बनाने के लिए खेल रहे थे, उस गेम की वजह से कहीं सच में सारा सरिता की आत्माएं उनकी दुनिया में तो नहीं आ गई हैं। एक रात जब रॉजर सो रहा था तो उसे लियम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि रात के अंधेरे में लियम शीशे के सामने खड़ा है और सारा सरिता का नाम लिया जा रहा है। जैसे ही रॉजर ने लियम के कंधे पर हाथ रखा, लियम मुड़ा और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो जोर से रॉजर पर चिल्लाया। तभी रॉजर ने पाया कि वो तो अपने बेड पर ही है। उसे लगा कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सपना अब रॉजर को हर रात बार बार आने लगा था। रॉजर ने अपनी फ्रेंड एमा को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने एमा से ये भी कहा कि लियम मरने से पहले उससे कह रहा था कि उसे सारा सरिता दिख रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तब उसकी फ्रेंड एमा ने रॉजर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रॉजर के होश उड़ गए। एमा ने घबराते हुए कहा कि उसे भी उस रात के बाद बार बार दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां दिख रही हैं। एमा ने रॉजर से यह भी कहा कि उन्हें सारा सरिता हॉरर गेम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। रॉजर ने जब इसका मतलब पूछा तो एमा ने उसे सारा सरिता की पूरी कहानी बताई। सारा और सरिता ट्विन सिस्टर्स थीं और मेक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थीं। वो करीब 15-16 साल की थीं और दोनों गले में एक चेन पहनती थीं। दोनों की चेन में एक मैचिंग कॉइन था। कहते हैं कि एक बार वो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए स्कूल में देर तक रुकी हुई थीं। सारा बाथरूम में कपड़े बदलने गई थी
तो स्कूल का पियन उसके पीछे पीछे गर्ल्स बाथरूम में घुस गया। जोर जबरदस्ती करते हुए उस पियन ने सारा का गला घोंटकर उसे मार डाला। इतने में सरिता अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उसने देखा कि सारा मरी पड़ी है और वो पियन उसकी बॉडी के पास खड़ा है। सारा को देखते ही उस पियन ने भी सरिता को पकड़ लिया और उसे भी मार डाला और वो वहां से भाग गया। जब स्कूल वालों को गर्ल्स वॉशरूम में सारा सरिता की बॉडीज मिली तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बॉडी के पास उन दोनों की चेन्स भी मिली। एक चेन के कॉइन पर हेड था और एक चेन के कॉइन पर टेल्स। तब से लोग कहने लगे कि उनकी आत्मा उन कॉइन में जा बसी है और जब भी कोई कॉइन्स की हेल्प से उन्हें बुलाना चाहेगा तब तब वो कॉइन्स के थ्रू ही आएंगी और उनसे बात करेंगी। पर ये गेम अगर एक बार शुरू हो गया तो ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सारा और सरिता आपको इसे छोड़ने की परमिशन ना दें। एमा ने जब ये बात रॉजर को बताई तो रॉजर ने एमा से कहा कि एक बार फिर उन्हें सारा सरिता को बुलाना चाहिए और इस बार उन्हें उनसे गेम खत्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। एमा और रॉजर के कमरे में सारा सरिता को एक बार फिर से बुलाने लगे। सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? ये बोलकर दोनों ने अपने हाथ में लिए कॉइन उछाले। दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया जिसका मतलब था यस। उन्होंने सारा सरिता से अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? और फिर से कॉइन्स उछाले। इस बार भी दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद रॉजर ने पूछा, क्या लियम को भी तुम दोनों ने मारा है? और फिर से उन दोनों ने कॉइन्स उछाले। इस बार जब कॉइन्स गिरे तो दोनों कॉइन्स पर टेल्स आया जिसका मतलब था नो। लेकिन फिर अचानक रॉजर के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे दो लड़कियां उन दोनों पर हंस रही हों। वो कॉइन्स जो जमीन पर पड़े थे वो अपने आप हवा में उठे और घूमकर हेड्स पर आ गिरे। अचानक लाइट्स की फ्लिकरिंग बंद हो गई और वो हंसी की आवाज भी रुक गई। मतलब साफ था, सारा सरिता लियम को मारने वाली बात पर यस कह रहे थे। अचानक से एमा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने रॉजर को गेम एंड करने के लिए कहा तो रॉजर ने पूछा कि क्या हम तुम्हारा गेम छोड़ सकते हैं? और फिर से दोनों ने कॉइन्स उछाले लेकिन दोनों कॉइन्स पर टेल्स आया। उन्होंने फिर से वो सवाल किया और फिर से कॉइन्स उछाले लेकिन बार बार दोनों कॉइन्स पर टेल्स आ रहा था जिसका मतलब साफ था, सारा सरिता नहीं चाहती थी कि वो दोनों ये गेम छोड़े। तभी अचानक फिर से कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एमा को शीशे में सारा सरिता दिखने लगी और वो उल्टी क्रॉल करके एमा के पास ही आ रहे थे। एमा ने जैसे ही ये बात रॉजर को बताई, एमा को वैसे ही दौरे पड़ने लगे जैसे लियम को मारने से पहले पड़ रहे। उसकी आंखें भी काली पड़ने लगी थी। रॉजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गुस्से से पूछा, सारा सरिता तुम्हें क्या चाहिए? तभी एमा की आंखों से खून निकलने लगा और शीशे पर खून से एक वर्ड अपने आप बनने लगा, DEATH, डेथ, यानी मौत। रॉजर सारा सरिता से माफी मांगने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो एमा को छोड़ दे। अचानक फ्लिकरिंग बंद हो गई और एमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में एमा को होश आ गया। लेकिन अब दिन ब दिन एमा की तबीयत खराब होती जा रही थी। रॉजर अब हर दिन घर पे बैठा बैठा एक सवाल पूछता हुआ बस वो कॉइन्स उछालता रहता, सारा सरिता क्या मैं तुम्हारा गेम छोड़ सकता हूं? एक दिन दोनों कॉइन्स पर हेड्स आ ही गया जिसका मतलब था यस। रॉजर उस दिन बहुत खुश था। वो ये बात सबसे पहले एमा को बताना चाहता था। लेकिन उसी दिन रॉजर को पता चला कि एमा की डेड बॉडी स्कूल वॉशरूम से मिली है और उसके पास से 2 कॉइन्स मिले हैं जिन दोनों पर टेल्स था। आप सभी ने ग्रैनी हॉरर गेम के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल इस गेम का क्रेज
बहुत सारे लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनमें से एक है रहीम, जिसने हमें इस वीडियो की स्टोरी भेजी है। 14 साल का रहीम दिन भर ग्रैनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वो अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। रहीम की एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब रहीम ग्रैनी गेम खेल रहा था, तभी अचानक ही उसका फोन बंद हो गया। उसने अपना फोन वापस ऑन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। रहीम को लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो वो अपनी अलमारी से चार्जर निकालने के लिए उठा। तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रहीम ने अपना चार्जर निकाला और फोन को चार्जिंग पर लगा दिया। उसने फिर अपना फोन ऑन करने की कोशिश की, पर उसका फोन फिर भी ऑन नहीं हुआ। वो फोन ठीक ही कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुला और फिर धीरे से अपने आप बंद हो गया। रहीम थोड़ा घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी दरवाजे के पास लगे हुए शीशे में उसे एक साया दिखा। लाइट ऑफ होने की वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब रहीम उस शीशे के पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में उसे एक बूढ़ी औरत दिख रही थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मुंह से हल्का सा खून बह रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल थी। रहीम तो जैसे तैसे वहां जम सा गया। वो एक टक लगाए उसी औरत को देखे जा रहा था और तभी उसे लगा कि जैसे वो औरत उस शीशे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसने अपना हाथ रहीम की तरफ बढ़ाया और रहीम को एक बहुत तेज सा खिंचाव फील हुआ। वो जैसे तैसे भागकर अपने बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अब उसके कमरे में कोई नहीं है, तो उसने अपने मुंह से चद्दर हटाई, पर वो बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने हवा में झूल रही थी। उसने रहीम का गला पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसे जोर से दबाने लगी। रहीम के मुंह से चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, बस वो जोर जोर से अपने हाथ पैर चला रहा था। तभी हिम्मत करके रहीम बहुत जोर से चीखा। उस आवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो सोते हुए चिल्ला रहा है। उसकी मॉम ने उसे नींद से जगाया और उसे बताया कि वो सपना देख रहा था, लेकिन उसकी मॉम बात करते हुए रुक गईं जब उन्होंने देखा कि रहीम के गले पर असली के नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद से रहीम ने हॉरर गेम्स खेलना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या रहीम सच में कोई सपना देख रहा था? लेकिन फिर वो निशान जो उसके गले पर थे, वो कहां से आए? कुछ चीजों को कभी समझाया नहीं जा सकता। एक ऐसी ही होश उड़ा देने वाली कहानी 21 साल की एक लड़की के बारे में, जो अमेरिका के सीसेल होटल में रुकी तो जरूर, पर वहां से कभी बाहर नहीं निकली। सीसेल होटल 1927 में बना था और माना जाता है कि यह होटल हॉन्टेड यानी शापित है। यहां कई लोग अपने कमरे की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 30 साल पहले यहां रिचर्ड रमीरेज नाम का एक सीरियल किलर रहता था, जिसने अपने रूम के अंदर 13 मर्डर्स किए थे। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस होटल में भटकती है। फरवरी 2013 की एक सुबह अचानक होटल सीसेल के स्टाफ को पानी की दिक्कत की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी।
कई रूम्स में नल से पानी नहीं आ रहा था और कई रूम्स में काले रंग का पानी आ रहा था। कोई होटल के स्टाफ में से जब टेरेस पे चेक करने गया तो उसने देखा कि एक वाटर टैंक का ढक्कन खुला पड़ा है। जब उसने अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पानी में एक लड़की की लाश डूबी हुई थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। लोगों ने सोचा कि शायद इसी के चलते उसने सुसाइड करी, लेकिन उस दिन से आज तक ये पता नहीं चल पाया कि सारे रास्ते बंद होने के बावजूद वो ऊपर टेरेस पर कैसे पहुंची और इतने भारी वाटर टैंक के ढक्कन को खोलकर उसने खुद को कैसे डुबाया। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के स्टाफ में से ही किसी ने उसका मर्डर किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रिचर्ड रमीरेज की भटकती आत्मा ने उसके साथ ये सब किया। मगर जिस रात एलिसा की डेथ हुई, उस रात उसको आखिरी बार होटल की लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज पर देखा गया, जहां वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। फुटेज को देख के ऐसा लगा कि शुरू में वो किसी से छुप रही है, लेकिन बाद में उसे कॉरिडोर में कोई दिखा और एलिसा उसके पीछे पीछे चली गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम एक तरीका है जिससे इंसान दूसरी यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। इसे खेलने के लिए कम से कम 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग होनी चाहिए, जहां लिफ्ट में इंसान को अकेले एक के बाद एक अलग अलग फ्लोर्स पर जाना होता है। इस बीच में दूसरी दुनिया की एक डरावनी सी औरत लिफ्ट में घुसेगी, जिसे भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। जब इंसान 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है तो लिफ्ट एक दूसरी दुनिया में खुलती है, जो कि स्पिरिट्स और भूतों की दुनिया है। अगर कोई ये करते हुए वापस आने का रास्ता भूल जाता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाती है। शायद एलिसा के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। उस दिन से लेकर आज तक एलिसा लैम की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा
और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा
तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। अकाई ओना। जिंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है, पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। ये कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थीं, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई, और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे हैं। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिससे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। अकाई ओना जापान का एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड था। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है, और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साई की तरह पड़ जाती है। कई लोग या तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और तो और वो पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वो उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उनाकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है, और तो और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा
कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नजर उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहां से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। उनाकी ने जो देखा वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपनी उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी ही एक रात उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर को नीचे की तरफ से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने सहमी नजरों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। उनाकी को अब समझ आया कि वो असल में ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया और पूरा शरीर पसीने पसीने में भीगा था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उनाकी की नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो अपने उसी भयानक चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं हो जाएगा। उनाकी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां से मदद मांगेगा, पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थीं। उनाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन मिलाया। उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। अकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त से फोन पर कहा, अकाई ओना, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लेने आ गई है। कुछ ही देर बाद उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। उनाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा, पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन है अकाई ओना और क्यों वो जापान में लोगों को गायब कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं
अगर आपको कभी कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। अंटिल डॉन, गेम ऑफ डेथ। 4 दोस्त जेक, एमा, लिया और थियो अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर सुबह से हाइकिंग कर रहे थे। शाम भी होने लगी थी और उन्हें रास्ता कंफ्यूजिंग लग रहा था। तभी जेक ने एक बोर्ड देखा और उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि उस बोर्ड पर एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके हाइकिंग ट्रेल का हिस्सा थी ही नहीं। अंधेरा होने लगा था और वापस जाना अब सेफ नहीं था। जेक को याद था कि कैसे लोकल्स ने बताया था कि ऐसे ही एक बोर्ड के पास एक विजिटर्स सेंटर था। उसने सबको उसके साथ चलने को कहा और कुछ ही देर में उन्हें वो विजिटर्स सेंटर दिख गया। उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो वहां से निकल जाएंगे ताकि वो दिन की रोशनी में सेफली वापस जा सकें। जैसे ही वो लोग विजिटर्स सेंटर की बिल्डिंग के पास पहुंचे, एकदम से बादल काले हो गए और वहां बारिश होना शुरू हो गई। वो लोग जल्दी से सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने उस बिल्डिंग का दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने बैग्स और बाकी का सामान भी दरवाजे के पास ही रख दिया। जेक ने आसपास के छोटे मोटे पेपर्स और पुराने फर्नीचर का यूज करके उन्होंने उस बिल्डिंग के फायरप्लेस को जलाया और वहां बैठकर रात ढलने का वेट करने लगे। उस समय तकरीबन शाम के 6:45 बज रहे थे। एमा और लिया को उस विजिटर सेंटर के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी जेक ने उन्हें हंसते हुए बताया कि उसने जब एक लोकल आदमी से बात की तो उस लोकल ने कहा कि ये विजिटर्स सेंटर हॉन्टेड माना जाता है। उसने कहा कि जो कोई भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। कुछ महीनों पहले ही वहां मेलिनी नाम की एक लड़की आई थी जो उस वैली से कभी वापस नहीं लौटी। जेक उस लोकल की सुपरस्टिशियस बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी एकदम से खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तेज हवा से उस बिल्डिंग के अंदर के सारे लाइट बल्ब्स फूट पड़े। फायरप्लेस की आग भी अपने आप बुझ गई और बाहर जोरों की बर्फ गिरने लगी। मौसम अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। किसी तरह से उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, फायरप्लेस को जलाया और ढेर सारी कैंडल्स जलाकर उस बिल्डिंग में वापस रोशनी की। पर तभी थियो को रियलाइज हुआ कि एमा वहां थी ही नहीं। सबने अंदर और बाहर एमा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एमा का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। थियो मेन हॉल में था। तभी अचानक से उसे किसी के बाहर भागने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद एमा होगी और उसने उस आवाज का पीछा किया। तभी उसे बर्फ में एक इंसान जैसा कुछ दिखा। उसने एमा का नाम चिल्लाया, लेकिन जब वो इंसान मुड़ा तो थियो की रूह कांप गई, क्योंकि उस इंसान की शक्ल बिल्कुल थियो जैसी थी। हूबहू वही चेहरा, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे और उसकी स्किन जो उसकी बॉडी से उतर रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा छील दिया हो। थियो डर के मारे कांपने लगा। वहीं जेक, जो विजिटर्स सेंटर के अंदर एक कॉरिडोर में एमा को ढूंढ रहा था, उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथ देखे, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पर गहरे बाइट मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया हो। वो उन बाइट मार्क्स को देखते ही जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर डरे हुए लिया और थियो मेन हॉल में वापस आए। इससे पहले थियो और जेक कुछ भी कह पाते, उन्होंने लिया को देखा और वो घबरा उठे। ऐसा लग रहा था कि लिया के गाल के अंदर एक कीड़ा, एक वॉर्म घुस गया है और वो वहीं रेंग रहा है। लिया को अचानक जोरों का दर्द शुरू हो गया। जैसे ही वो लोग लिया के पास आए, वो वॉर्म एकदम से लिया की स्किन के अंदर फैलने लगा और लिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो सब बहुत ज्यादा डर गए और दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एमा की डेड बॉडी उन पर आकर गिरी और उसी के पीछे एक डरावना सा मास्क पहने एक आदमी खड़ा था। उन तीनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते,
उस मास्क्ड आदमी ने अपनी पीठ के पीछे से एक एक्स निकाली और तीनों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन फिर कुछ देर बाद उनकी आंख वापस खुली, लेकिन किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उसी विजिटर सेंटर के अंदर। एमा भी उनके साथ ही थी। चारों उसी फायरप्लेस के पास बैठे थे। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। तभी उन्होंने टाइम देखा तो घड़ी में 6:45 बज रहे थे, वही टाइम जिसके बाद ये सब शुरू हुआ था। देरी ना करते हुए वो लोग विजिटर सेंटर से बाहर भागने लगे। थोड़ी दूर पहुंच के उन्हें लगा वो फाइनली बच गए, लेकिन तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे और उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़े क्रीचर को देखा। इससे पहले वो चारों समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें खाने लगा। दर्द से चीखते हुए उन चारों के होश चले गए। लेकिन फिर एक बार उन चारों की आंख उसी विजिटर सेंटर में खुली। घड़ी में अब भी शाम के 6:45 बज रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, पर वो उससे बाहर कैसे निकलें, इसका जवाब ढूंढने के लिए वो उस बिल्डिंग में छानबीन करने लगे। इसी बीच उन्हें एक रूम मिला जहां पर उन्हें कई मिसिंग लोगों की फोटोज दिखी, जिसमें उनकी भी फोटो शामिल थी, जिस पर 8 दिन बाद की डेट थी। उसी कमरे की दीवार पर लिखा था, इफ यू वॉन्ट टू लिव यू हैव टू सर्वाइव अंटिल डॉन। यानी अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। तभी उनके सर पर किसी ने जोर से एक बेसबॉल बैट मारा। जब उनकी दोबारा आंख खुली तो वो उसी विजिटर सेंटर के मेन हॉल में थे। अभी भी शाम के 6:45 बज रहे थे। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, उनकी नई तरीके से मौत हो जाती थी। वो लोग बार बार उस वैली से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह तक बच नहीं पा रहे थे। और फिर 8 दिन बाद एक न्यूज आई कि 4 लोग जिनका नाम जेक, थियो, एमा और लिया है, वो मिसिंग है। सब्सक्राइब बटन दबाकर खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना और सुनना हर हफ्ते दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।